शहर से गांव में हरसरुख की बेटी शोभा की बारात आई हुई थी। शोभा पढ़ी लिखी शिक्षित युवती थी। वह गांव के ही सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। उसका होने वाला पति मनोज शहर की एक फर्म में इंजीनियर था। बारात का खूब अच्छे से आदर सत्कार किया गया। बाराती तो खाना खाने पंडाल में चले गए और दूल्हा बना मनोज अपने दोस्तों के साथ जयमाला की रस्म अदा करने के लिए वधू के घर की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। इधर घर में दुल्हन बनी बैठी शोभा से उसकी एक सहेली ने आकर धीरे से उसके कान में कहा, गजब हो गया शोभा, दूल्हा और उसके सारे दोस्त नशे में पूरी तरह टुन्न हैं। सुनकर शोभा चौंकी। क्या कह रही है तू पायल? सच्ची शोभा, तेरा दूल्हा और तेरे घर की दहलीज पर अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ खड़ा नशे में झूम रहा है। पायल की बात सुनकर शोभा का मन गुस्सा गया। जिस दूल्हे के गले में जयमाला पहनाने के लिए वह कुछ देर पहले लालायत सी हो रही थी, अब उसी दूल्हे से उसे घृणा सी हो आई। शोभा बेशक पढ़ी लिखी थी, पर वह उन लाखों भारतीय दुल्हनों में से ही एक थी जो शादी के और अपने जीवन साथी के बारे में जाने कितने सुहाने सपने बुनती हैं। मनोज के बारे में सुनकर उसे लगा कि मनोज उसके सपनों के जीवन साथी से कतई मेल नहीं खाता। ऐसी परिस्थिति में वह करे भी तो क्या करे। तभी रिश्ते की भाभियां चुहलबाजी करती हुई वहां आई और शोभा से बोली, उठो न रानी, द्वार पर नंदोई जी तुम्हारे लिए जयमाला लिए खड़े हैं, उन्हें और ज्यादा मत तरसाओ। शोभा की भाभियां उसे अपने बीच में लेकर घर के मुख्य द्वार की ओर चल दी, जहां द्वार पर दूल्हा मनोज साथियों के साथ खड़ा हुआ था। शोभा को देखकर मनोज का एक दोस्त उससे बोला, यार मनोज, भाभी के रूप में तूने चिड़िया तो अच्छी फांसी है। ये शब्द शोभा के कानों में भी पड़े। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर वह गुस्से को पी गई। पर नशे में चूर मनोज के दोस्त की बात सुनकर खीखी कर हंस पड़ा। शोभा को शुरू से ही शराब और शराबियों से चिढ़ती थी। आज खुद उसे एक शराबी के गले में जयमाला डालनी थी। शोभा को असमंजस में खड़ी देखकर मनोज का दोस्त निशांत नशे में झूमता हुआ शोभा से बोला, भाभी किस सोच में डूबी हुई हो? क्या तुम्हें मनोज पसंद नहीं जो उसे जयमाला पहनाने में हिचकिचा रही हो? मनोज का दूसरा दोस्त विशाल बोला, भाभी यदि ऐसी बात है तो सोचो मत। मनोज का जो भी दोस्त तुम्हें पसंद हो तुम उसी के गले में जयमाला डाल सकती हो। विशाल की इस भद्दी पेशकश को सुनकर अब शोभा से चुप नहीं रहा गया। उसने तमक कर विशाल से कहा, शट अप, बात कैसे की जाती है इसकी भी तमीज नहीं है तुम्हें? विशाल की बात सुनकर शोभा के घर वालों की भौहें भी टेढ़ी हो गईं। विशाल निर्लज्जता से मुस्कुराता हुआ बोला, शोभा रानी, तुम तो बहुत बदतमीज मालूम पड़ती हो। हमने तो बड़े प्यार से तुम्हारे सामने एक प्रपोजल रखा था, तुम तो बुरा मान गई डार्लिंग। तड़ाक! शोभा ने विशाल की बात सुनकर एक करारा झापड़ा उसके गाल पर रसीद करते हुए कहा, बदतमीज मैं नहीं तुम हो। इस वाकये से वहां मौजूद हर शख्स सन्न सा रह गया। नशे में झूमता मनोज चिल्लाकर शोभा से बोला, मेरे जिगरी दोस्त पर हाथ उठाया तुमने? शोभा सिंगनी की तरह गर्जी। जिस तरह की गंदी हरकत तुम्हारे जिगरी दोस्त ने की, उसके जवाब में मैंने जो किया ठीक ही किया। क्रोध में विफर कर मनोज बोला, तू तो मुझ पर भी हावी होने की कोशिश कर रही है। लगता है मुझे तेरा दिमाग ठीक करना पड़ेगा। शादी के बाद आएगी तो तू मेरे ही घर में, तब तुझे अच्छी तरह समझूंगा मैं। तुम्हारे जैसे शराब के घर जाएगी मेरी जूती। यह कहकर शोभा ने गुस्से में हाथ में पकड़ी जयमाला एक और फेंक दी और वापस अंदर की ओर चल दी। यह देखकर मनोज गड़बड़ा उठा। वह उसे आवाज देता हुआ बोला, रुक जाओ शोभा, कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो मेरे घर की शोभा बनना है। जाती हुई शोभा रुकी और पलटकर क्रोध में मनोज से बोली, शराबी दूल्हे, नहीं बनूंगी मैं तेरे घर की शोभा। शोभा ने अपने कमरे में ही जाकर दम लिया। बेड पर गिरकर वह फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ अब तक नशे में चौधराहट दिखा रहे मनोज और उसके दोस्तों के छक्के छूट गए। कोई दुल्हन ऐसा भी कर सकती है, यह उन सब ने सपने में भी नहीं सोचा था। इधर शोभा के माता पिता जब शोभा के कमरे में पहुंचे तो वह उस वक्त भी रो रही थी। उसकी माँ ने उसे चुप कराया। उसके पिता ने उससे कहा,
बेटी, ये तूने क्या किया? तुझे इस तरह जयमाला फेंक कर वहां से नहीं आना चाहिए था। चल उठ, वहां पर हर कोई तेरा इंतजार कर रहा है। निर्भीक होकर शोभा बोली, पिताजी, मैं शराबी मनोज से कभी भी विवाह नहीं करूंगी। जो अभी से ही मुझे समझ लेने की धमकी दे रहा है, वह आगे मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा, क्या ये आप समझ नहीं पा रहे हैं? हम सब समझ रहे हैं बेटी, पर अब हो ही क्या सकता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है पिताजी, अभी सब कुछ हो सकता है। मान जा बेटी। पिताजी, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं मनोज से के साथ कतई शादी नहीं करूंगी। हर्षरूप इस बात को जानते थे कि शोभा बेहद जिद्दी है। वे ये भी जानते थे कि उनकी बेटी सही बात पर ही जिद किया करती है। वे चुपचाप अपनी पत्नी के साथ कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने बाहर आकर मनोज व उसके पिता से कहा, अब ये शादी नहीं होगी। सुनकर मनोज के पिता सुबह चिल्ला उठे, क्या बक रहे हो हर्षरूप जी? शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है? जब जी चाहे कर लो और जब जी चाहे मना कर दो। एक से एक उपाय किए गए, धमकियां दी गईं, पर शोभा अपने फैसले से नहीं डिगी। वह बाहर आकर मनोज के पिता सुबोध से बोली, मैं तुम्हारे नालायक बेटे को अपनाने की जगह कुंवारी रहना ज्यादा पसंद करूंगी। तुम लोग चुपचाप यहां से लौट जाओ, बेहतरी इसी में है। यदि तुम लोग यहां से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही मनोज और सुबोध के चक्के छूट गए। वे चुपचाप बारात के साथ वहां से वापस लौट गए। यह एक ऐसा साहस भरा कारनामा था जिसे गांव की पढ़ी लिखी लड़की शोभा ने सहजता से कर दिखाया था, पर अब बारी पुरुष प्रधान समाज के झूठे अहंकार की थी। गांव के बड़े बूढ़ों ने हर्षरूप से कहना शुरू कर दिया था कि तेरी बेटी ने बारात लौटाकर ठीक नहीं किया। चुप रहना लड़कियों का गहना होता है। तेरी बेटी ने लोगों के बीच अपनी मर्जी चलाकर ठीक नहीं किया। हर्षरूप गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर चुप रह जाते, पर वे अंदर तक आहत हो उठते थे। इस तरह की बातों को सुनकर एक दिन गांव के सरपंच उनके घर आए और उन्होंने शोभा से कहा, शोभा बेटी, गांव वालों को छोड़, मैं तेरे साथ हूं। तूने उस शराबी दूल्हे को ठुकराकर बहुत अच्छा किया। सरपंच की बात सुनकर शोभा ने सोचा, चलो कोई तो है इस पूरे गांव में जो उसके जज्बातों की कद्र करता है। शोभा गांव के जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी, उसकी हेड माया जी ने भी उसे शाबाशी देते हुए कहा, शोभा, भारत की है लड़की यदि तुम्हारी तरह निडर और तुरंत फैसले लेने वाली बन जाए तो कितना अच्छा हो। शोभा, तुमने जो कदम उठाया है उससे तुम्हारी नाक नीची नहीं बल्कि और ऊंची हुई है। मैडम, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरी शादी होते होते रह गई। मुझे दुख इस बात का है कि जिस नारी जाति के फेवर में मैंने यह कदम उठाना शुरू किया, वही स्त्रियां इस समय मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी हैं। गांव की बड़ी बूढ़ियां मुझे लानत देकर मेरे और मेरे परिवार के सामाजिक बहिष्कार तक की धमकियां दे रही हैं। यह तो ठीक नहीं कर रही वे। मैडम, अब आप ही बताइए, अगर मैं उस शराबी मनोज के साथ शादी करके अपना अपमान कराने उसके साथ चली जाती तब ठीक रहता क्या? मैडम, यह ठीक है कि शादियों में बाराती मजाक करते ही हैं, खास तौर से वर्ग के मित्र कुछ ज्यादा ही सीमा पार कर जाते हैं, पर फूहड़पन और अभद्रता का अधिकार भला उन लोगों को किसने दिया था? तुम ठीक कह रही हो शोभा। ऐसे ही माहौल में एक दिन जब शोभा क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी तो चपरासी ने आकर उससे कहा, शोभा दीदी, आपसे कोई सज्जन मिलने आए हैं। मुझसे? हाँ दीदी। अच्छा तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। शोभा हेड माया जी के कक्ष में पहुंची तो उसने वहां एक युवक को बैठे हुए देखा। यही शोभा है। माया जी ने शोभा को इशारा करते हुए उस युवक से कहा, तो वह युवक तुरंत उठा और उसने हाथ जोड़कर शोभा को नमस्कार किया। उस युवक ने शोभा को बताया, शोभा जी, मेरा नाम प्रभात है, मैं शहर के कॉलेज में लेक्चरर हूँ
और आपसे विवाह करने की आशा लेकर आया हूँ। शोभा ने उससे कहा, लेकिन आप तो मुझे जानते तक नहीं प्रभात जी, फिर एकाएक आप मुझसे विवाह करने को कैसे तैयार हैं? तब प्रभात ने हाथ में पकड़ा अखबार प्रभा की ओर बढ़ाते हुए कहा, आप पहले इस अखबार को पढ़िए शोभा जी। शोभा ने अखबार के पृष्ठ पलटे तो उसके एक पृष्ठ पर साहसी लड़की शीर्षक से उसी की कहानी छपी थी कि कैसे उसने विवाह की जयमाला फेंक कर शराबी दूल्हे के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था। शोभा जी, मुझे आप जैसी निर्भीक जीवन संगनी की आवश्यकता थी। अखबार में इस समाचार को पढ़कर मुझे लगा कि आपसे मिलकर विवाह का प्रस्ताव रखना चाहिए। आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हैं तो ये मेरा अहोभाग्य होगा, और यदि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती हैं तो मैं खुद को बदनसीब समझकर चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। माया जी अभी तक चुपचाप बैठी थी, उन दोनों की बातें सुन रही थी। वे शोभा से बोली, शोभा, प्रभात जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। प्रभात जी के विचार ही बता रहे हैं कि वे एक आदर्श पति सिद्ध होंगे। तब शोभा ने प्रभात से कहा, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है प्रभात जी। सुनकर प्रभात का चेहरा खिल उठा। फिर एक शुभ लगन में जब प्रभात के साथ शोभा का विवाह हुआ तो पूरा गांव उसमें शामिल हुआ। उसके विवाह में वे लोग भी शामिल हुए जो कल तक उसे व उसके परिवार को बहिष्कार की धमकियां दिया करते थे। यह एक साहसी निडर लड़की के विचारों की जीत थी। उसने पूरे समाज को बता दिया कि नारी अगर चाहे तो पुरुष प्रधान समाज के झूठे अहंकार को चुनौती दे सकती है